वो लोग आए, फिर मम्मी को ताऊ जी वगैरह सब हॉस्पिटल लेकर गए। तो भाई ने बोला कि जीजी अब कुछ नहीं बचा। ताई जी वगैरह भी साथ थे। तो फिर पापा आ गए। पापा उस टाइम अपने काम पे थे, उनका अपना शॉप था। पापा जब घर आए, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में आए, तो वो रो रहे थे। को समझ नहीं आ रहा था वो क्यों रो रहे हैं, क्योंकि हम भाई मतलब जो लोग गए थे वो भी चुपचाप ही थे, शांत थे, एकदम कुछ नहीं बोल रहे थे। तो बस वो मेरे को ये बोल रहे थे कि तू बड़ी है, तू समझदार है, तुझे सब पता है। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। फिर पापा रो, मैंने कहा पापा क्या हुआ। पापा इधर उधर घूम रहे थे, बोले कुछ नहीं बचा, सब खाली हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि वो टाइम ही ऐसा था। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, जो हो गया अब जीना तो है ही। ऑब्वियसली उठना तो था, जीना तो था। वो जर्नी एक्चुअल में जो मेरी थी, शायद वो मदर के डेथ वाली में भी मैं इतनी स्ट्रोंग नहीं बनी। उस जर्नी ने मुझे बहुत स्ट्रोंग बनाया है। मेरा नाम सुषमा है। आज मैं जोश हरियाणा पे आई हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। अ, मेरा बचपन बहुत लाविश था। मतलब जो चाहिए था सब कुछ मिला बचपन में, जो आज भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता। जब मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ तो भी मुझे लगता है कि उनसे बेहतर बचपन मैंने आज से 30-35 साल पहले जिया है। वो चीजें सब बहुत अच्छे से चल रही, जो चाहा वो मिला। लेकिन जो एक्चुअल टर्न आया वो लाइफ में, वो आया मेरे बाबा की डेथ के बाद। मैं उस टाइम 12-13 साल की थी। उस टाइम उनकी डेथ हुई तो हमें कुछ नहीं पता था, हम छोटे थे, सब कुछ बाबा वगैरह ही संभालते थे। तो धीरे धीरे पता चला कि पापा डिप्रेशन में हैं। उस टाइम तक हमें पता ही नहीं था कि पापा डिप्रेशन में, क्योंकि हम ज्यादातर मतलब मम्मी दादी या पापा बाबा के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। उसके बाद धीरे धीरे लगता था कि यार जैसे सबके फादर होते हैं ऐसे हमारे नहीं है। बट दैट इज ओके, वो भी हमें ये था ठीक है, मम्मी वाला पार्ट बहुत अच्छा है या और चीजें बहुत अच्छी है। तो हम उन चीजों को भी एक्सेप्ट करते थे। हमने एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट अपनी फैमिली में बचपन से ही देखा था। जब से होश संभाला हमने अपने घर में स्पिरिचुअलिटी को देखा। उसके बाद एक सबसे जो डिफिकल्ट टर्न आया वो आफ्टर द डेथ ऑफ माई मदर। सडनली, बहुत सडनली उनकी डेथ हुई। एक्चुअल में मतलब जब इंसान बीमार होता है या कुछ वो होता है तो इंसान रेडी होता है अपने माइंड से कि हाँ ठीक है, ये चीज हमें, ये चीज कहीं ना कहीं वो माइंड से प्रिपेयर होता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन शी वॉज परफेक्टली फाइन। बहुत हट्टे खट्टे और हेल्दी थे वो। हट्टे खट्टे तो नहीं थे, मतलब एक नॉर्मल हाइट, और मतलब एकदम स्वस्थ थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। एक दिन शाम की बात है, 5 बजे के करीब, और 5 अक्टूबर का दिन। मैं एक टीचर हूँ। बीइंग अ टीचर आई कांट सेलिब्रेट दिस डे, तो बिकॉज इस दिन मैंने अपनी मदर को खोया था। तो उस दिन क्या था कि शाम की टाइम था, और मतलब मैं अपना पढ़ के स्टडी वर्क कर रही थी, मेरा सिर नीचे था। उसी टाइम मैंने अपनी मदर को देखा, वो मेरे पास से गए। वैसे मैंने उनके सिर्फ लास्ट टाइम पैर देखे थे। और क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि इतनी देर में एक इतना बड़ा हादसा होने वाला है। इवनिंग का टाइम था, भूख लगी थी। कुकिंग हमें आती नहीं थी, सारा काम मम्मी ही करते थे किचन का। तो मतलब मैं किचन में, मतलब अपनी मम्मी के पास गई कि मुझे खाना दे दो। मैं खाना लेने के लिए गई थी, गई मैं, भूख लगी थी खाना लेने के लिए। लेकिन मैंने देखा शी वॉज लाइंग, वो लेटे हुए थे। तो मुझे लगा शायद वो गिर गए, चक्कर वगैरह आ गए। मैंने उनको हिलाया, चक्की चल रही थी। फिर मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है। तो मैं बाहर गई, अपने मतलब भाई वगैरह को बुलाया। वो लोग आए, फिर मम्मी को ताऊ जी वगैरह सब हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ मतलब उनको डेड डिक्लेयर कर दिया था। वो डेड पहले से ही डेड थे। वो मेरी, उनका सिर मेरी गोद में था जब हम गाड़ी में जा रहे थे। तो वो पहले से ही डेड थे। तो भाई ने बोला कि जीजी अब कुछ नहीं बचा। ताई जी वगैरह भी साथ थे। तो फिर पापा आ गए। पापा उस टाइम अपने काम पे थे, उनका अपना शॉप था। पापा जब घर आए, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में आए, तो वो रो रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो क्यों रो रहे हैं, क्योंकि हम भाई मतलब जो लोग गए थे वो भी चुपचाप ही थे, शांत थे, एकदम कुछ नहीं बोल रहे थे। तो बस वो मेरे को ये बोल रहे थे कि तू बड़ी है, तू समझदार है, तुझे सब पता है। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। फिर पापा रो, मैंने कहा पापा क्या हुआ। पापा इधर उधर घूम रहे थे, बोले कुछ नहीं बचा, सब खाली हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि मम्मी नहीं है। फिर घर आए। उसके बाद मैंने ना पोस्टमार्टम के लिए जिद करनी शुरू की कि मम्मी के ना पोस्टमार्टम करवा दो, क्योंकि उनके सिर से ब्लड आ रहा था। वो चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई। फिर घर वालों ने बोला कि पोस्टमार्टम करने से बॉडी, मतलब जैसे हमारे हिंदुओं में या मतलब होता है फैमिलीज में, कि वो पूरा बॉडी का ऐसे चीर फाड़ कर देंगे। क्यों मरने के बाद बॉडी का बेकदरी करवाया।
लेकिन मैंने बार-बार फिर भी कि मम्मी का एक बार पोस्टमार्टम करवा दो, कुछ भी है मुझे रीज़न जानना है, करंट भी है तो भी मुझे रीज़न जानना है। मतलब क्योंकि हमें ये था, हमने बचपन से एक चीज़ सुनी थी कि इंसान जन्म एक चोला है, इसको हमने हर दिन क्या मतलब दिन में 3 बार हम ये मुरली सुनाई जाती थी हमारे घर में, तो मुरली में यही होता था, जो ओम शांति में जाते हैं उनको पता है कि ये मनुष्य जर्नी है, हर कोई चला जाएगा इससे, तो हमारे मैं एक मेंटली फिर भी इतना कुछ होने के बाद रोते हुए कह रही थी इट्स ओके, लेकिन इनका पोस्टमार्टम करवा दो। तो वो नहीं हुआ। इतना कुछ होने के बाद मतलब मुझे आज भी होता है कि क्यों नहीं हुआ? मतलब ये नहीं है कि वो चले गए, मुझे रीज़न जानना था कि वो एक्चुअल करंट ही था या कुछ और था। क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी को उठाया गया तो नीचे बहुत सारा ब्लड था और वो मैंने खुद साफ किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे छोटा भाई था, अब बहन भी शाम को हॉस्टल से आई थी। वो टाइम ही ऐसा था, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है जो हो गया अब जीना तो है ही। हुँ, ऑब्वियसली उठना तो था, जीना तो था। तो हमारे पड़ोस में एक किराए पे एक ज्योति नाम की लड़की रहती थी, मैंने उसको बोला छत से कि 2 रोटी बना के दे दो। मैंने उस टाइम पहली बार फ़ील किया कि रोटी में भी मिट्टी का टेस्ट आता है। मतलब वो टेस्ट मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं मिट्टी खा रही हूँ लिटरली, और वो एक बाइट भी नीचे नहीं उतर रहा था। फिर 1-2 बाइट बहन-भाइयों ने खाए रो-रो के। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन निकले, मतलब थोड़ा बहुत खाना खाते, नहीं खाते। लेकिन मेंटली ये था कि आज मम्मी गए हैं, कल हम जाएँगे, तो दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन जीना है, क्योंकि हमने हमेशा एक चीज़ सीखी थी अपने बड़ों से, खाना और काम कभी नहीं छोड़ते। तो उस सिचुएशन में भी हम थोड़ा-थोड़ा खाते थे, लेकिन मैंने मिट्टी वाला टेस्ट सीरियसली लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं उस खाने में टेस्ट ही नहीं आता था किसी भी चीज़ में। बहुत दिन ऐसा ही चलता रहा। 6 महीने तक ऐसा हुआ था, दिन में अपना मतलब स्टडी वगैरह करते और रात को रो के सो जाते। उस टाइम पापा भी डिप्रेशन में चले गए, जो मम्मी ने बहुत मुश्किल से ट्रीटमेंट वगैरह करवा के रिकवर करवाया था, फिर वो डिप्रेशन में चले गए दोबारा। माँ थी, सब थे, रिश्ते ऑलमोस्ट बहुत अच्छे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब बहुत सपोर्टिव थे। 6 महीने निकले ऐसे ही निकल-निकल के धीरे-धीरे हम चीज़ों से मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ़ में वापस आ गए, कि ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ़, सबके साथ ऐसा होता है। धीरे-धीरे नॉर्मल रूटीन पर आए, फिर ऐसे-ऐसे करके ग्रेजुएशन के मैं फाइनल ईयर में आ गई, तो पापा और माँ बार-बार प्रेशर करने लगे, स्पेशली पापा का प्रेशर आ रहा था, रिलेटिव्स का प्रेशर आ रहा था। मतलब सब कोई हर कोई लड़का बताने लगा कि मतलब बड़े वाले की शादी कर दो, और अभी ठीक है निकल गए थे, लेकिन एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं थी। मतलब माइंड में ये था ही नहीं कि अभी शादी करनी है। मतलब पापा कहते अंकल कहते कि शादी के लिए हाँ कर दे, मैं कहती नहीं नहीं अभी करनी नहीं है। तो बोले करनी तो है ना, मैं कहा हाँ करनी है बट अभी नहीं करनी। ऐसे ऐसे करके अब वो मेरे को बार बार बोलते, तो मैं बार बार मना कर देती। एक दिन मेरा एग्जाम था, तो एग्जाम से एक दिन पहले मेरे को लगा कि नहीं बोलूंगी तो फिर ये बार बार मेरे को परेशान करते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है ढूंढ लो। कि मेरे को लगा वो बोले कि जब बेटा एक बार हाँ करेगी फिर ढूँढने में टाइम लगेगा, पता नहीं कब तक एक अच्छा लड़का मिले। और वो ऑलरेडी लड़का ढूँढ के बैठे थे। उनको सिर्फ़ ये था कि ये एक बार हाँ कर दे तो हम आगे चीज़ें इनिशिएट करें। तो वो वाली चीज़ें हो गई। अ, पापा ने बोला कि ठीक है एक बार तू मिल लेना, अगर तेरे को नहीं पसंद आता तो मना कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को ये था कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस फ्री होके अपना पढ़ाई कर लूँगी, अपना बिज़ी रहेंगे उधर। ऐसे-ऐसे करके मैंने एग्ज़ाम कर दिए। मतलब उन्होंने उस टाइम तक मेरे को ये नहीं बताया मेरे एग्ज़ाम तक कि हमने ढूँढा हुआ है। उसके बाद जैसे मेरे एग्ज़ाम खत्म हो गए तो बोले लड़के से मिलना है, ठीक है? तो फिर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम लोग मिलने गए। मैं मेरे को पापा हम दोनों बहनों के लिए पापा ने हाँ कर दिया था कि दोनों की शादी मैं एक ही घर में करूँगा। और मेरे फादर इन लॉ भी चाहते थे कि हम दोनों बहनें एक घर में रहें। लेकिन उस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं थी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि 2 बहनें अलग-अलग घर में ही होनी चाहिए, कि हो सकता है उनका अच्छा बॉन्ड रहे, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ हो जाए, उससे नेक्स्ट जनरेशन में हो जाए। तो उन सब चीज़ों को लेके मेरे को फर्स्ट डे से ही क्लियर था, मेरे को और मेरी बहन को, कि हमें एक अलग घर में ही शादी करनी है, क्योंकि हमारी मदर भी नहीं है, तो हमें अगर कोई दिक्कत रहेगी तो हम एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। उस टाइम नाराज़ होके हॉस्टल चली गई, मैं मिलने चली गई, तो वहाँ पे पापा भी नाराज़ थे, मेरे फादर इन लॉ भी नाराज़ थे। तो वो वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता किसी न किसी तरह हो गया। कि उनको ये था कि दूसरी वाली भी आनी थी, नहीं आई, लेकिन मेरा रिश्ता किसी न किसी तरह वहाँ पे अ, हस्बैंड ने हाँ किया तो हो गया। फिर मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो मिलने के लिए, क्योंकि पापा भी तैयारी करके गए थे सारे और वो लोग भी तैयारी करके आए थे। अब उसमें मैं मना भी कैसे करती? फिर मेरे को इतना रोना आया घर आके कि मतलब पापा ने सिर्फ़ ये बोला था कि जाकर मिलना है।
लेकिन वहाँ तो इतने लोग गए थे, तो उसमें आप मना भी नहीं कर सकते। किसी न किसी तरह बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब अ, मैं बहुत बाहर निकली हुई थी, हॉस्टल में पढ़ी हुई थी। मेरा मास्टर्स भी मतलब अ, मतलब मास्टर्स मैंने शादी के बाद किया। ग्रेजुएशन से पहले भी मैं बाहर ही रहती थी, तो मेरा चीज़ों को लेके एक्सपोज़र अलग था। लेकिन मैं जिस फैमिली में गई वहाँ पे एजुकेशन का इतना नहीं था। और क्योंकि फिर उस कंडीशन में क्या था, पापा को पसंद नहीं था, मेरे फादर इन लॉ को, कि लड़कियाँ बाहर जाए, मतलब वो जॉब करे। वो भी शायद उनका डर कहीं न कहीं जायज़ था, क्योंकि हर घर के बड़े डरते हैं, उनको कई बार बाहर का माहौल बहुत खलता है कि पता नहीं क्या हो जाए, कैसे लोग होते हैं। पर मेरा पहले से, मैंने बोला कि मेरा ऑलरेडी बहुत एक्सपोज़र है बाहर का, मैं रह चुकी हूँ, तो मुझे इतना डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। और मेरी मदर, एक बात, जब मेरी एजुकेशन के लिए मुझे पहली बार बाहर निकाला गया था, तो मेरे पापा भी इसी चीज़ के लिए डरे हुए थे। मेरे पापा और मेरी मदर के बीच इसी चीज़ को लेके कहा-सुनी हुई। तो पापा ने एक चीज़, मदर ने एक चीज़ कही थी कि जिसे बिगड़ना होगा वो घर के अंदर, मम्मी ने बोला पापा को कि जिस लड़की को बिगड़ना होगा वो घर के अंदर भी बिगड़ जाएगी। जिसे अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं है या पेरेंट्स के मान-सम्मान का फ़िक्र नहीं है, वो घर के अंदर भी कुछ भी करेगी। तो बेटर है कि बच्चों को सारी चीज़ें दिखाओ और बाहर निकालो। तो मैंने यही चीज़ सेम अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को हर चीज़ का पता है, अच्छा-बुरा मेरे को निकलना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये था कि नहीं, घर पापा कह रहे हैं तो ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो फर्स्ट जॉब ढूँढी थी वो उन सबको बिना बताए ढूँढी थी, और मैंने ढूँढने के बाद बोला था कि मैंने जॉब ढूँढी है। तो उन्होंने कहा फिर क्या? मतलब वो नाराज़ थे कि बताया नहीं। फिर भी मैंने बोला कि मैं कुछ गलत करने थोड़ी जा रही हूँ, जो भी तो करने जा रही हूँ। देन ही अलाउड कि ठीक है आप जाओ। लेकिन उस बीच भी उन्होंने मतलब सपोर्टिव रहा नेचर, लेकिन फिर जो चीज़ें आई दैट वाज़ इनफर्टिलिटी। वो उस कंडीशन में इतना वर्स्ट फ़ेज़ हुआ 3-4 साल तक। हर किसी को ये था कि भई हो जाए अभी। तो हर एक ज़रिया अपनाया जा रहा था बाबाओं का, डॉक्टर्स का, कि जितना जल्दी हो इस चीज़ से हम निकलें। कहीं न कहीं मुझे भी था कि इस चीज़ से हम फ्री होते हैं, एक बेबी हो जाए तो फिर हम पूरा तरह अपने करियर पे फ़ोकस कर सकते हैं उन चीज़ों से। तो उस जर्नी में ना, वो जर्नी एक्चुअल में जो मेरी थी, शायद वो मदर की डेथ वाली में भी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। उस जर्नी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। क्योंकि उसमें क्या था कि मैं इतनी काइंड नहीं थी जितनी मैं काइंड उस जर्नी में हूँ। मैंने अलग-अलग सिचुएशंस देखी, अलग-अलग चीज़ें देखी, तो उसमें मेरे को समझ में आया कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी जेन्युइन नहीं हैं, वो आपको जेन्युइन सलाह नहीं देंगे, ठीक है? उनको वो आप कुछ भी, एक मैं छोटा-सा किस्सा शेयर कर दूँ, मतलब जो मेरे को लगा था। एक बार मैं एक हॉस्पिटल, बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल है नाथुपुर में, आई डोंट नो सेक्टर क्या होगा, क्योंकि हमें गाँव ज़्यादा याद रहते हैं। तो बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे गए। हमने मेडिसिन लिया, वो मेडिसिन किसी तरह, पता नहीं, मैं मेडिकल स्टोर से लेकर निकली तो गाड़ी में बैठते हुए गिरा, कैसे वो गिर गया। तो हम घर आ गए, घर आके मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला वो दवाई गिर गई है। उन्होंने बोला कि ये कमी है। तो बोले ठीक है दवाई दे दो आप। हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने कहा दवाई गिर गई, इसको मँगवा दो। वो मेडिसिन्स ऐसे लिखते हैं कि वो पर्टिकुलर उसी प्लेस पे मिलता है और कहीं मिलता भी नहीं है। जो मेडिकल स्टोर्स उनसे एसोसिएटेड होते हैं। तो वो नहीं मिली मेडिसिन, बोले ठीक है अब तो 5-10 दिन बाद जाना है तो वहीं ले लेंगे। वहाँ गए, फिर उन्होंने दोबारा चेकअप किया, तो वो डॉक्टर ने यही बोला कि मतलब दवाई खाई ना आप सही हो गए। तो मेरे हस्बैंड हँसने लगे कि दवाई तो इसने खाई नहीं, ठीक है? वो दवाई तो गिर ही गई थी और मैं लेकर नहीं आ पाया। तो मतलब इस तरह ये एक बहुत छोटा-सा किस्सा था, और किस-किस लेवल के फेक लोग मैंने देखे वो उस जर्नी में देखे। बहुत कम जेन्युइन डॉक्टर होते हैं, कितने भी बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में भी, ये मैंने इस जर्नी से सीखा। सेकंड थिंग, जो हम ये बाबा वगैरह के चले जाते हैं, ये बहुत मतलब इनमें भी होता है, मैं मानती हूँ एक वाइब होती है, क्योंकि हमने देखा है बचपन से स्पिरिचुअलिटी को, लेकिन इनमें भी ज़्यादातर फेक होते हैं। ये चीज़ भी मैंने इसमें देखी, क्योंकि अ, उसी इन एक टाइम ऐसा था कि मेरी फैमिली पे ट्रस्ट ही नहीं करती थी इन बाबा वगैरह पे, फिर भी मैं उनके खिलाफ जाके इनके गई थी कि भई मेरे को जाना है। अपनी मतलब दादी वगैरह को लेके। ऐसा नहीं है बिल्कुल अकेले चली गई, अपने किसी बड़े के साथ ही गई थी। लेकिन और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड उस तरफ डाइवर्ट हो गए कि पूजा-पाठ में, ये सब चीज़ों में, उनका माइंड ये हो गया कि ये चीज़ करनी है। लेकिन फिर धीरे-धीरे उन्होंने भी ये सीखा कि जो चीज़ होनी होती है वो अपने समय पे ही होती है, इन पे इनके तरफ भी भागने का कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ मैं पहले सीख चुकी थी वो उन्होंने, जब उनको ये था कि हाँ, इधर ये पूजा करो, ये करो, वो करो, वो उन्होंने जब खुद से की और बहुत लगन से करी, और फिर उनको समझ में आया कि नहीं ये चीज़ें कुछ नहीं है, हर चीज़ अपने समय पर होती है। ठीक है? अपना मन सच्चा रखो और अपने घर में जो पूजा-पाठ करना होता है वो कर लो।
तो बहुत मैंने शायद बहुत 50-60 हिंद बाबा वगैरह के चक्कर लगाए होंगे, इससे भी कहीं ज़्यादा, लिस्ट बहुत लंबी है। तो मेरे को ये समझ में आया ना कि ऑलमोस्ट जो चीज़ होती है वो अपने समय पर ही होती है। उसके बाद फिर ये सब हो गया, फिर धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी। तो वो चीज़ जब मैंने सीखी ना कि जैसे हम कह देते हैं कि सोसाइटी में जो ये चीज़ें आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद होते हो, आपके लिए कोई भी इतना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत कहते हैं कि मेरी मदर एक बात कहा करती थी कि बहुत योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो उस टाइम मैंने देखा कि इतना मेंटल स्ट्रेस होता है, बॉडी पे इतना स्ट्रेस होता है, और इन फीमेल्स के साथ कि भाई उसने ये कह दिया, उसने कहा, उस पे बॉदर ही मत करो। मैटर्स उस मैटर करती है आपकी फैमिली और आपकी बॉडी मेन। उसमें मतलब मेडिसिन का इतना स्ट्रेस होता है कि अ, अगर लगता है कि मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है तो छोड़ दो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो ये सब मैंने अपनी उस जर्नी में सीखा कि यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आपके अलावा कोई भी इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये थी मेरी जर्नी।